देखिए, हम लोगों का प्रश्न है कि विभिन्न समूह अल्पसंख्यक शब्द को किस तरह परिभाषित कर रहे हैं। हम लोग जैसे देखते हैं कि भारत में बहुत प्रकार के धर्म है, जिसमें से सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, ये सब कुछ ऐसे धर्म है जिसकी संख्या भारत में बहुत कम है। और इसी के कारण ये लोग जो है खुद को अल्पसंख्यक बताते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब होता क्या है कि अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि जब किसी देश में किसी जाति या किसी समुदाय की संख्या बहुत कम होती है तो उसको अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो देश में रहने वाले जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं वो सभी जो है खुद को अल्पसंख्यक बताते हैं, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। वो लोग खुद को अल्पसंख्यक बताने के लिए बहुत प्रकार के काम करते हैं। तो यही हम लोगों को प्रश्न पूछा गया है कि बहुत सारे लोग खुद को अल्पसंख्यक बताते हैं, लेकिन किस प्रकार से। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों को आंसर में दिया गया है कि विभिन्न समूह अल्पसंख्यक शब्द को निम्नलिखित रूप से परिभाषित कर रहे हैं। जैसे कुछ समूह अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचिका बनाए रखना चाहते हैं। ठीक, यदि हम लोग कुछ अल्पसंख्यक का बात करें तो वे लोग खुद के लिए अलग से निर्वाचिका का मतलब होता है जहाँ पर चुनाव वगैरह होता है, तो खुद के लिए जो है अलग से निर्वाचिका बनाए रखना चाहते थे। जैसे कि मद्रास के बी पोकर बहादुर का विचार था कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों को पूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाए, उनकी आवाज़ को सुना जाए तथा उनके विचारों पर ध्यान दिया जाए। देखिए, मद्रास में, जिसको अभी चेन्नई के नाम से जाना जाता है, तो मद्रास में जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था वी पोकर बहादुर, तो वी पोकर बहादुर चाहते थे कि उन लोगों के लिए एक अलग से निर्वाचिका दिया जाना चाहिए उनके प्रतिनिधित्व के लिए। प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि उन्हीं के लिए जो है काम करने वाला, तो वो साथ ही साथ उनके आवाज़ को सुना जाए। अब जैसे बहुत बार होता है कि जिसकी संख्या कम होती है उसके बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उनका मानना था कि उनके बातों को सुना जाए और साथ ही साथ उनके जो विचार है, ठीक है, उन पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अब जैसे कि मान लेते किसी की संख्या कम है और यदि वो ये चाहते हैं कि हमारा जो सोच है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उस पर काम किया जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये भाई साहब जो थे, जिनका नाम था वी पोकर बहादुर, वो चाहते थे कि हम लोगों के बातों पर भी क्या दिया जाए, ध्यान देना चाहिए। उसी के साथ हम लोगों को दूसरा पॉइंट में बताया जा रहा है कि समाजवादी विचारों के समर्थक एवं किसान आंदोलन के नेता NG रांगा का विचार था कि अधिक संख्या में गरीब और दबे कुचले लोग थे। देखिए, समाजवादी विचारकों में से एक व्यक्ति थे जो कि किसान आंदोलन के नेता थे, जिनका नाम था NG रांगा। उनका विचार था कि अधिक संख्या में गरीबों को क्या किया जाता है, दबा और कुचला जाता है। दबा कुचला जाता है मतलब क्या होता है कि उसको पैर देकर के दबा दिया जाता है? नहीं, मतलब होता है कि बहुत प्रकार से उसका शोषण होता है, उनके बातों को ध्यान नहीं दिया जाता है और उनके लिए काम नहीं किया जाता है, ये कहने का मतलब था। और उनका मानना था कि अतः शब्द की व्याख्या संख्या के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक स्तर के आधार पर की जानी चाहिए। उनका मानना था कि संख्या के आधार पर जो है काम वगैरह ना हो करके क्या होना चाहिए, आर्थिक स्थिति के आधार पर जो है काम होना चाहिए। ठीक है। तीसरा हम लोगों को बताया जा रहा है कि आदिवासी समूह के प्रतिनिधि जयपाल सिंह की दृष्टि में वास्तविक अल्पसंख्यक आदिवासी लोग थे जिन्हें वर्षों से अपमानित और अपेक्षित किया जा रहा है। देखिए, एक आदिवासी समूह के एक नेता बोल सकते हो जिनका नाम था जयपाल सिंह। जयपाल सिंह का मानना था कि यदि हम लोग वास्तविक दृष्टि से देखें तो अल्पसंख्यक कौन है, तो आदिवासी लोग अल्पसंख्यक है। क्यों? क्योंकि वर्षों से जो है इन्हीं लोगों को ज़्यादा अपमानित किया गया है, इन्हीं लोगों का ज़्यादा शोषण किया गया है और इन्हीं लोगों का ज़्यादा उपयोग भी किया गया है। साथ ही साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि जयपाल सिंह ने स्पष्ट किया कि आदिवासी संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है, फिर भी उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। उन्हें आदिम और पिछड़ा हुआ माना जाता है तथा उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। देखिए, जयपाल सिंह ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भले ही आदिवासी संख्या की दृष्टि से बहुत कम नहीं है, परंतु फिर भी इन लोगों के साथ जिस प्रकार से मतलब शोषण किया गया है वर्षों से, और इन लोगों को पिछड़ा हुआ माना जाता है, इन लोगों का अपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है कि इन लोगों में कुछ विकास वगैरह नहीं हुआ है, इसी के कारण इन लोगों को भी संरक्षण देना आवश्यक है। ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि जयपाल सिंह पृथक निर्वाचन के पक्ष में नहीं थे, किंतु वे विधायिका में आदिवासियों के प्रतिनिधित्व के लिए सीटों की आरक्षण को आवश्यक समझते थे।
देखिए, ये जयपाल सिंह जो थे, इन्होंने कभी भी अलग से आदिवासियों के लिए मतलब पृथक निर्वाचिका का मांग नहीं किया था, परंतु ये हमेशा चाहते थे कि विधायिका जो है, इस विधायिका में आदिवासियों को भी कुछ सीट मिलना चाहिए ताकि वे लोग भी उनका प्रतिनिधित्व कर सके। एन.जी. रांगा भी आदिवासियों को अल्पसंख्यक समूह के अंतर्गत रखे जाने के समर्थक थी, और एक भाई साहब जो थे एन.जी. रांगा, ये भी आदिवासियों को अल्पसंख्यक समूह के अंतर्गत रखना चाहते थे। ठीक है, अब देखो चौथा पॉइंट में यदि बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि दमित समूह के नागप्पा और के खांडेलकर जैसे नेताओं के अनुसार वास्तविक अल्पसंख्यक दमित समूह थे। देखिए, दो भाई साहब है, पहला का नाम है के नागप्पा और दूसरा है के खांडेलकर। इन लोगों के अनुसार जो थे वास्तविक अल्पसंख्यक कौन थे, तो दमित समूह थे। दमित समूह का मतलब होता है जैसे कि आज हम लोग बोलते हैं मोची, चमार वगैरह, ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग मानते थे कि वे लोग जो है अल्पसंख्यक है। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या कम है, ऐसा उन लोगों का मानना था। यद्यपि वे संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं थे, लेकिन वास्तविक रूप से वे लोग संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं थे। नागप्पा के विचार अनुसार संख्या की दृष्टि से हरिजन अल्पसंख्यक नहीं थे, क्योंकि वे जनसंख्या का लगभग 20 से 25% का निर्माण करते थे। और यदि हम लोग बात करें तो नागप्पा के विचार के अनुसार जो है हरिजन जो लोग जो थे वो अल्पसंख्यक नहीं थे, क्योंकि यदि पूरा जनसंख्या का देखा जाए तो कुल जनसंख्या का 20 से 25% निर्माण वही लोग करते थे। इसी के साथ बताया जा रहा है कि उनकी समस्या का मूल कारण उन्हें समाज एवं राजनीति के हाशिए पर रखा जाना था, और उनका जो मेन कारण था ऐसा बोलने का, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि समाज में उन लोगों को जो है हमेशा हाशिए पर रखा गया था। हाशिए पर रखना मतलब होता है कि एक कोना में रख देना या तो फिर अलग से साइड करके रख देना, ये उनका कारण था। वे ना तो शिक्षा प्राप्त कर सकते थे और ना ही शासन में भागीदारी। उन लोगों का यदि बात करें दमित लोगों का या हरिजन लोगों का, तो उस समय जो है उन लोगों को ना तो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था और ना ही उन लोगों को शासन करने का मतलब अधिकार था, मतलब शासन करने में भागीदारी भी उन लोगों को नहीं थी। ठीक है, तो इस प्रकार विभिन्न समूह अल्पसंख्यक शब्द को अनेक प्रकार से परिभाषित किया गया और विभिन्न समूह के द्वारा अलग अलग प्रकार से अल्पसंख्यक को परिभाषित किया गया। ठीक है, देखिए यदि हम लोग प्रश्न पर बात करें तो प्रश्न हम लोगों का है कि भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका का वर्णन करें। इसमें हम लोगों को प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था तो उस संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी क्या क्या भूमिकाएं दी थी, या तो फिर उनका भूमिका क्या था इसमें, तो ये आप लोगों को प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यदि इसका आंसर में हम लोग बात करें तो इसका आंसर कुछ इस प्रकार है कि भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका। अब एक नंबर में देखिए, जैसे कि आप लोगों को पॉइंट वाइज दिया है ना, आप लोग भी कोशिश करोगे उसी तरह पॉइंट वाइज लिखने का। ठीक है, क्योंकि पॉइंट में मार्क्स ज़्यादा आता है। तो एक नंबर में दिया गया संविधान सभा के सदस्य के रूप में। यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यदि बात करें तो पहला उनका जो काम था वो संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया था। किस प्रकार करके, भारत के स्वतंत्रता के बाद जब कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा और संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर का अमूल्य योगदान रहा। देखिए, जब हम लोगों का यदि बात करें स्वतंत्रता के बाद जब कैबिनेट मिशन के योजना के तहत जब संविधान सभा का और संविधान निर्माण हुआ तो उस टाइम जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपना अमूल्य योगदान दिया। अमूल्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जितना ज़्यादा योगदान दिया था ना, उसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता है, और इसी के कारण जो इसको अमूल्य योगदान बताया गया। उनके योगदान को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का सृजनकर्ता, निर्माता एवं जनक कहा जाता है, और उनके इस योगदान को देखते हुए उनको सृजनकर्ता, निर्माता एवं जनक, सृजनकर्ता मतलब बनाने वाला, निर्माता मतलब भी बनाने वाला, और जनक मतलब जन्म देने वाला, तो ये तीनों नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है, आगे यदि दूसरा पॉइंट पर बात करें तो दूसरा पॉइंट हम लोगों को बताया जा रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में, अब दूसरा पॉइंट में क्या है रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का योगदान जो था वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में। प्रारूप समिति का मतलब होता है कि संविधान वास्तविक रूप से बनाना कैसे है। ठीक है,
तो इसी के लिए उन्होंने काम दिया था और इस चीज़ को प्रारूप कहा जाता है। प्रारूप मतलब बनावट होता है, सिंपल शब्द में बात करें तो। इसमें कह रहा है कि संविधान निर्माण के कार्य में संविधान से संबंधित अनेक समितियों का गठन किया गया, जिसमें एक सबसे प्रमुख समिति थी प्रारूप समिति। देखिए, संविधान को बनाने के लिए बहुत सारे समितियों का गठन किया गया, ठीक है, और उन सभी समितियों में से एक समिति था प्रारूप समिति, कि वास्तव में संविधान को बनाना कैसे है, ठीक है, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। देखिए, तो इस समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति का भी नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। यदि बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर अंबेडकर, और प्रारूप समिति का काम था कि वह संविधान सभा के परामर्श शाखा द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और संविधान के प्रारूप को विचारार्थ संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत करे। देखिए, इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि समिति का वास्तविक रूप से काम क्या था। इस समिति का काम ये था कि जो भी परामर्शदाताओं के द्वारा जो भी नियम या कानून को जो भी बनाया गया है, उन पर क्या करें, ये लोग विचार विमर्श करें और उसके बाद फिर जाकर के उसको संविधान में, मतलब पहले तो उसका परीक्षण करें कि वास्तविक रूप से ये सही है या गलत है, इसका क्या परिणाम हो सकता है, और उसके बाद फिर जाकर के इतना कुछ करने के बाद उसको संविधान में छापना था, मतलब लिखना था, ठीक है। यदि हम लोग बात करें तीसरा पॉइंट पर, तो तीसरा पॉइंट हम लोगों को कह रहा है कि संविधान निर्माता के रूप में यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बात करें तो संविधान निर्माता, संविधान बनाने के रूप में भी उसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा था। क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर को समाज में कई बार अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कई बार जो है अपमानजनक व्यवहार का भी सामना करना पड़ा था। इन सब का सामना करते हुए उन्होंने न केवल अछूत माने जाने वाली जातियों के उत्थान के लिए और उन्हें समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ इतना छुआछूत वाला व्यवहार हुआ था, तो उन्होंने ना सिर्फ उन लोगों का इस छुआछूत को ख़त्म करने का प्रयास किया था, बल्कि उन्होंने उनका उत्थान के लिए भी, मतलब ये छुआछूत वगैरह उन लोगों के साथ दोबारा ना हो, तो इसके लिए भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन लोगों को एक सम्मानजनक स्थान देने के लिए भी उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। बल्कि संविधान में उनके लिए प्रावधान किए जाने वाले अहम भूमिका निभाई और उन लोगों के लिए एक अलग से प्रावधान भी किया गया था। जैसे कि आप लोगों को पता है, जिसको उस टाइम छुआछूत वगैरह बोला जाता था या उनके साथ छुआछूत वगैरह ऐसे व्यवहार की जाती थी, उन लोगों को आरक्षण दिया गया और उन लोगों को साथ यदि किसी भी प्रकार से दुर्व्यवहार वगैरह किया जाता है तो उन लोगों को एक विशेष अधिकार दिया गया कि उन लोगों का मतलब केस यदि कर देते हैं तो उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा उस पर महत्व मिल जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का कि भारतीय संविधान ने भाषा के विवाद को कैसे हल किया। यदि हम लोग बात करें तो भारत का संविधान में एक सबसे बड़ी समस्या जो थी वो था भाषा को लेकर के, क्योंकि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी और यही एक सबसे बड़ा विवाद का भी कारण बना था कि वास्तविक रूप से ये हम लोग किस भाषा का उपयोग करके सरकारी प्रलेखों या सरकारी भाषाओं या तो फिर मतलब हर एक काम को हम लोग करें। ठीक है, तो इसी से संबंधित कुछ विवाद भी उत्पन्न हुए थे। तो इस विवाद को जो है किस प्रकार से सुलझाया गया, ये हम लोगों का प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें हम लोगों को बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए लगभग 3 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट पेश की। देखिए, भारतीय संविधान में भाषा मतलब सभा ने भाषा का जो विवाद था, इस भाषा का विवाद को निपटाने के लिए 3 वर्ष का समय लिया और 3 वर्ष के समय के पश्चात एक रिपोर्ट पेश की कि समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा की राजकीय भाषा होगी। समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ पर हिंदी में जो देवनागरी भाषा थी, मतलब देवनागरी में जो हिंदी भाषा थी, इस भाषा को जो है राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था, राष्ट्रीय भाषा का नहीं, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए हम लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। कह रहा है कि पिछले 15 वर्षों तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल होना चाहिए और कह रहा है कि पहले 15 वर्षों तक, ठीक है, मतलब जब संविधान बन गया उसके पश्चात लगभग उन लोगों का मानना था कि 15 साल तक जो है अंग्रेजी का ही इस्तेमाल होगा, लेकिन धीरे धीरे फिर उसको हिंदी में परिवर्तित
कर दिए जाएंगे। उसी के साथ कह रहा है कि संविधान सभा ने प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार प्रदान किया। और इसी के साथ साथ संविधान ने क्या किया कि जितने भी क्षेत्र थे, जितने भी राज्य थे, उन सभी को अपना भाषा चुनने का और उसी पर अपने जो है राजकाज जो है उसको करने का आदेश भी दिया। अब देखिए, सभी को अपना अपना भाषा जब मिल गया तो इससे क्या समस्या उत्पन्न हो सकता था? नहीं हो सकता था। ठीक है। साथ ही साथ कह रहा है कि संविधान की भाषा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा कहकर हिंदी को समर्थकों और विरोधियों को शांत करने के उपाय और सर्वस्वीकृत समाधान पेश करने का प्रयास किया। देखिए, और उन लोगों ने, जो संविधान सभा के जो लोग थे, उन लोगों ने हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा ना देकर के एक राजभाषा का दर्जा दिया। ठीक है। राष्ट्रीय भाषा का मतलब होता है कि देश में रहने वाले सभी लोगों को जो है उसी भाषा का उपयोग करना पड़ेगा, और राजभाषा का मतलब होता है कि आपको यदि मन है तो आप उस भाषा का उपयोग कर सकते हो। ठीक है। तो इस प्रकार से जितने भी विरोधी लोग थे उन लोगों को भी शांत कर दिया, जितने समर्थक लोग थे उन लोगों को भी शांत कर दिया। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि संविधान में जो भाषा संबंधी जो भी विवाद थे उस सभी को सुलझा दिया गया। प्रश्न जो कि हम लोगों को पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के प्रमुख समितियों का वर्णन करें। हम लोगों का जो संविधान सभा में बहुत सारे समिति बनाया गया था, तो उन सभी समितियों का हम लोगों को क्या करने के लिए बोला है? वर्णन करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर आंसर में यदि बात करें तो आंसर हम लोगों को बताया जा रहा है कि संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए अनेक समितियाँ बनाई गई, जिसमें प्रमुख थी। देखिए, बहुत सारी समितियाँ बनाई गई थी, लेकिन उनमें से कुछ जो प्रमुख थी, प्रमुख का मतलब क्या होता है? कि जिसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है उसको प्रमुख कहा जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोगों को बताया जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संचालन समिति की वास्तविक रूप से संविधान को, मतलब संविधान सभा को चलाना किस प्रकार से है, इसकी अध्यक्षता जिसने की थी उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उनके समिति का नाम दिया गया था संचालन समिति। ठीक है। दूसरा पॉइंट में दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। और इसका यदि मतलब समझे तो वास्तविक रूप से कि संघ, संघ मतलब समूह, किस प्रकार का होगी, किस किस को शामिल करना है, ठीक है, किन किन समूह के पास क्या क्या राय लेना है, तो ये सभी जो है उनका काम था। किनका? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। तीसरा था सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति मतलब होता है कि जैसे कि उस टाइम भारत में कितने राज्य होंगे, किस राज्य को क्या क्या भूमिका मिलेगी, किस राज्य में क्या सुविधा देनी होगी, किस राज्य को कम करना है या किस राज्य को जोड़ करके अलग राज्यों में परिवर्तित करना है, ये सभी काम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था। अगला, जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज समिति। राष्ट्रीय ध्वज समिति मतलब जैसे अंग्रेजों के समय आप लोग देखोगे तो हमारे भारत का जो झंडा था कुछ अलग प्रकार की थी। उसके बाद फिर जाकर के जब संविधान की स्थापना होनी थी तो हमारे देश में एक अलग प्रकार से जो है झंडा होना चाहिए था। एक अलग प्रकार का झंडा मतलब जो भारत के पुराने झंडे से ही जुड़ा हो, लेकिन झंडा का आकार किस प्रकार होगा, उसमें किस चीज़ों को दर्शाया जाएगा, ये सब जो है देखरेख करना था। और आप लोगों को पता है उसके बाद फिर बाद में हम लोगों का पिंगली वेंकैया नाम का एक व्यक्ति जो थे, जिन्होंने अभी वर्तमान समय में हम लोग जिस झंडा का उपयोग करते हैं, तो पिंगली वेंकैया ने उसका डिजाइन किया था और उसी झंडे को आज हम लोग मान के चलते हैं। उसके बाद भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों के प्रारूप, तो प्रारूप समिति का यदि बात करें तो इसके अध्यक्ष रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उसमें कुल मिलाकर के 7 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है बहुत सारे समिति थी, जिसमें से 5 है। ठीक, देखिए हम लोगों का प्रश्न है संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का संक्षिप्त वर्णन करें। आप लोगों को पता है कि हमारे देश में जो संविधान है, संविधान ने क्या किया कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार का काम को बांट दिया, और उस बांटे गए काम को यदि देखें तो 3 भागों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। तो इन तीनों के बारे में हम लोगों को वर्णन करना है, मतलब उसके बारे में बताना है। यदि बात करें सबसे पहले संघ सूची, तो जिस पर बताया जा रहा है कि संघ सूची
वे विषय रखे गए हैं जो राष्ट्र के महत्व के हैं। संघ सूची में वो सभी विषय को रखा गया है जो राष्ट्र के महत्व में है, मतलब जो जिस पर हमारे केंद्र सरकार जो है काम करते हैं, ठीक है, तथा जिनके बारे में देश भर में एक समान नीति होना आवश्यक है, जैसे कि प्रतिरक्षा हो गया, विदेश नीति हो गया, डाक हो गया, तार हो गया, टेलीफोन, रेल, मुद्रा, बीमा एवं विदेशी व्यापार इत्यादि। इस सूची में कुल 97 विषय है। मतलब संघ सूची में यदि बात करें तो उन सभी चीज़ों को रखा गया है जिसमें पूरे देश भर में एक ही प्रकार का नियम और कानून जिस पर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे यदि कुल मिलाकर के देखा जाए तो संघ सूची पर कुल मिलाकर के 97 विषय आते हैं, ठीक है। दूसरा बात करें राज्य सूची पर, तो राज्य सूची नाम से स्पष्ट होता है कि जिस सूची में कानून और नियम को चेंज करने का अधिकार जो है राज्य सरकार के पास होती है। इसमें हम लोगों को दिया गया राज्य सूची में प्रादेशिक महत्व के विषय सम्मिलित किए गए हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि राज्य सूची के विषय में कृषि, पुलिस, जेल, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सिंचाई एवं मालगुजारी आदि इन विषयों की संख्या है और कुल मिलाकर के ऐसे 66 विषय जो है इन लोगों को दिया गया है, ठीक है। मालगुजारी का मतलब आप लोग यदि बात समझो तो मालगुजारी का मतलब होता है जीवन जीने के लिए जो जो छोटा मोटा काम वगैरह जो किया जाता है, जैसे कि मजदूरी वगैरह, इन सभी को जो है राज्य सरकार के में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तीसरा हम लोगों का जो है वो है समवर्ती सूची। यदि बात करें तो कह रहा है कि समवर्ती सूची में 47 विषय थे। इस सूची के विषय पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। यदि हम लोग बात करें समवर्ती सूची में तो वैसा सूची या वैसा वस्तु या तो फिर कुछ भी नियम कानून जिस पर जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके कानून बना सकते हैं, उसको कहा जाता है समवर्ती सूची। और इस सूची के अंतर्गत 47 विषय आते हैं, परंतु किसी विषय पर यदि संसद और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का विरोध होता है तो संसद द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होंगे। मतलब एक तरीके से हम लोग देखें कि संसद और विधायक दोनों के द्वारा किसी पर कानून बनाया जाता है और उस कानून में दोनों में यदि किसी प्रकार से विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसमें संसद के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उसी कानून को मान्य माना जाता है। आगे कह रहा है समवर्ती सूची के विषय में है बिजली विवाह, बिजली अलग से और विवाह अलग से, ठीक है ना, नहीं तो बिजली विवाह अलग से। फिर कानून, उसके बाद मूल्य नियंत्रण, समाचार पत्र, छापेखाने, दीवानी कानून, उसके बाद शिक्षा एवं जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आदि। मतलब ये सब जो आप लोग देख सकते हो तो ये सब जो है इन सभी पर जो है समवर्ती सूची बनाया जा सकता है, ठीक है। दीवानी कानून मतलब समझ रहे हो ना, दीवानी कानून का मतलब यहाँ पर वो दीवानी वाला नहीं है, ये दीवानी दीवाना के स्थान पर ये दीवानी का मतलब होता है अधिकार पाने वाला कानून, ठीक है। जैसे कि किसी पिता का कोई संपत्ति है, उसका यदि 2 बेटा है तो 2 बेटा को दीवानी प्राप्त होगा, मतलब 2 बेटा को जो है मालिकाना हक प्राप्त होगा, ये वाला है यहाँ पर, ठीक है।